हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 7 की बात करने वाले हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करा लिए गए हैं, तो अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप आने वाले रीट एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर यूपी टेट या सुपर टेट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो एग्ज़ाम में आपको कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है जो इस प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 7 शुरू करने वाले हैं, पर हाँ उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है निष्क्रिय और सामाजिक है, बी ऑप्शन है सक्रिय और सरल है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय और सरल है, या डी ऑप्शन है सक्रिय और सामाजिक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम जो है यानी लर्निंग जो है वो इनएक्टिव नहीं है। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, यानी निष्क्रिय नहीं है, कैसी है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो निष्क्रिय वाली जो प्रक्रिया है वो पहले ही कट हो जाएगी। अब हमें देखना है कि सक्रिय तो है लेकिन सरल है या फिर सामाजिक है। तो देखिए सरल जैसी कोई बात एनसीएफ में कहीं नहीं गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि सरल चीज़ें ही आपको पढ़ानी है या किसी भी चीज़ को आपको सरल बनाना है। ठीक है, तो सरल भी नहीं है बल्कि क्या है, सक्रिय है यानी कि एक्टिव है, और सोशल है यानी कि सामाजिक है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेलबर्ग के अनुसार के चरणों में बी ऑप्शन है नैतिक विकास के चरणों में, सी ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरणों में, या फिर डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरणों में। तो देखिए जिस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो पियाजे ने दी थी, ठीक उसी तरह मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस जो बताए थे वो किसने बताए थे, कोहेलबर्ग ने बताए थे, यानी कि नैतिक विकास के चरणों में। ठीक है, इसमें इन्होंने आपको बता दूं कि मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें कोहेलबर्ग ने स्टेजेस बताए हैं। तो सारी थ्योरी आपको चैनल पर कराई जा चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कोहेलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और आपको बता दूं थोड़ा सा, नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 लेवल बताए थे। नैतिक विकास में इन्होंने 3 लेवल बताए थे और उसमें 6 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, तो अगर लेवल पूछे तो 3 होगा और स्टेजेस की बात अगर कही जाए तो वो 6 होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, यानी जीन पियाजे के अनुसार क्या आवश्यक है लर्निंग के लिए। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या फिर शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो देखिए यहाँ पे जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है यानी कि सोशल इंटरेक्शन है, ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के संबंध में पियाजे ने इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक के रूप में इनको माना है। ठीक है, और वयस्कों के द्वारा व्यवहार का अवलोकन, यानी बड़े को जैसे बच्चे देखते हैं ठीक उसी तरह का वो भी क्रियाकलाप करने लगते हैं, या फिर शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे जरूरी जो पियाजे ने लर्निंग के लिए माना था वो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, और इसी के आधार पर इन्होंने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि कई बार सिंपल सी चीज़ होती है लेकिन वही कभी घुमा फिरा के पूछने पर हम अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आरटीई 2009 के अनुसार जो सीखने में
कैसे हैं, विशेष आवश्यकता वाले यानी कि जो एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए उनको क्या पढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन है खास तौर पर उन्हीं के बनाए गए विशेष विद्यालयों में। बी ऑप्शन समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सी ऑप्शन है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। या फिर डी ऑप्शन है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। तो देखिए यही बात कितना घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। साफ साफ सिर्फ एक बात पूछने का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे समावेशी शिक्षा के प्रावधान के बारे में बात करी गई है जहाँ हर एक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यानी कि हर एक बच्चा जो होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें पाए जाते हैं, इसलिए कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, कोई बच्चा बहुत लेट में सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके का प्रावधान किया जाए कि बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन है कि लिखने में जो दिक्कत होती है उसको कौन सा रोग कहा जाता है, कौन सी डिसेबिलिटी है वो, ये पूछा जा रहा है, डिसऑर्डर कौन सा है। तो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने में योग्यता डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो देखिए जब हम लिखने में हमें दिक्कत होती है यानी कि लिखने में जब हमें प्रॉब्लम होती है तो वो कौन सा हो जाता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, डिसग्राफिया, ठीक है। यानी ग्राफ से आप याद कर लीजिएगा, ग्राफ बनाना मतलब लिखना होता है, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जो जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारी जो स्कीमा है उसमें अगर हम कुछ नई चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है संगठन, बी ऑप्शन है आत्मसातीकरण, सी ऑप्शन है समायोजन और डी ऑप्शन है साम्य धारण। तो जब प्रचलित योजनाओं में जब हम नई जानकारी को ऐड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर प्याजे वाली थियरी आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अब ये प्रकृति और पोषण क्या है, तो देखिए प्रकृति को क्या कहेंगे, नेचर कहते हैं, और पोषण जो होता है वो नर्चर होता है। तो यानी कि नेचर और नर्चर में नेचर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। नेचर को कहने का मतलब क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, या फिर एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, यानी नेचर और नर्चर इन दोनों की बात करी गई है। तो जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अवबोधन, देखिए डिसऑर्डर से एक और क्वेश्चन आ गया। यूपी टेट की अगर बात करें तो डिसऑर्डर से क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है। अब भाषा अवबोधन यानी बोलने में जब दिक्कत हो तो वो कौन सा विकार होता है, अप्रेक्सिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो अगर देखिए हम अफेजिया की बात करते हैं तो अफेजिया डिसऑर्डर जो होता है उसको, जो किसी बच्चे को अगर ये हो जाता है तो उसको बोलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अफेजिया जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है। ए ऑप्शन है गुणात्मक, बी ऑप्शन है मात्रात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेवलपमेंट के बारे में हमने चर्चा करी है कि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, ठीक है। यानी मात्रात्मक भी है, उसको हम माप भी सकते हैं, और गुणात्मक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों के जनक किसे कहा जाता है। अब बुद्धि परीक्षणों के जनक यानी कि द फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। स्पीयरमैन को, अल्फ्रेड बिने को, स्टर्नबर्ग को, या फिर थॉर्नडाइक को, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक के रूप में हम जिनका नाम जानते हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने। ये सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
च और फ ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थ, च और फ ये कैसी ध्वनियाँ हैं? लेखिम, रूपिम, शब्दिम और स्वनिम। तो देखिए, ये थ, च और फ जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनि का सबसे छोटा रूप होती हैं, और जो ध्वनि का सबसे छोटा रूप होता है उसे हम स्वनिम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE किस पर बल देता है? CCE किस पर बल देता है ये आपको बताना है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या डी ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। तो देखिए, जो CCE है यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो ये किस प्रकार सीखने को किस प्रकार हम अवलोकित यानी कि ऑब्जर्वेशन किस प्रकार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और अगर उसमें कमी है तो उसको सुधारा किस तरीके से जाए, इसीलिए हम CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है? यानी कि फाइन मोटर स्किल कौन सा है इसमें से? दौड़ना, चढ़ना और लिखना और फुदकना। तो देखिए, दौड़ने में, चढ़ने में और फुदकने में आपकी फाइन मोटर स्किल का यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि जो बड़ी बड़ी हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं दौड़ने में, फुदकने में और चढ़ने में। लेकिन अगर हम लिखने की बात करते हैं तो लिखना एक फाइन मोटर स्किल है यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल है। यहाँ हम अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं और उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, यानी कि राज्य स्तर पर कौन निर्माण करता है कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का? NCTE, NCERT, CCE, SCERT। तो आप सबको पता होना चाहिए कि NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या होता है कि ये राज्य स्तर पर क्या करती हैं? कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? NCERT की। ठीक है, इतनी बात हो गई NCERT के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे। यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। ये क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कब लड़का जन्म लेता है और कब लड़की जन्म लेती है। ठीक है, ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन XY, सी ऑप्शन है YY और डी ऑप्शन है Y और Z। ठीक है, तो कौन से गुणसूत्रों यानी कि किस क्रोमोसोम्स का मिलन होगा तो बच्चा यानी कि बेबी बॉय का जन्म होता है? ठीक है, तो आपको बता दूं कि X और Y क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो वो क्या होता है? बच्चे का यानी कि लड़के का जन्म होता है। लेकिन अगर X और X मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की का जन्म हो जाएगा यानी कि बेबी गर्ल का जन्म हो जाता है। ठीक है, और अगर हम क्रोमोसोम्स के टोटल पेयर की बात करें तो 23 पेयर होते हैं यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर हम गुणसूत्रों की बात करते हैं, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं तो वो 46 होते हैं। ठीक है, इतनी बात गुणसूत्रों से। तो अगर लड़के का जन्म होता है तो मतलब क्या होता है? X और Y गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।